और एग्जीक्यूशन, सब कुछ इसमें होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट। बजट की कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुई, ये तो आप सब पढ़ लेना। ठीक है, पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द कहीं नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कौन कौन से अधिनियमों में क्या क्या है। ठीक है, फिर इसके सिद्धांत देख लेते हैं। सबसे पहले बजट शुड बी ऑन एनुअल बेसिस, वो एनुअल बेसिस पे होना चाहिए। वार्षिक सिद्धांत होना, वार्षिक रूप में होना चाहिए। मंथली का नहीं होता है बजट, एनुअल का ही होता है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर क्या इनकम होएगी, क्या एक्सपेंडिचर होगा, उसका एस्टिमेट बजट में होना चाहिए, वार्षिक जो होगा। रूल ऑफ लैप्से का मतलब ये है, या समाप्ति का नियम या व्यगत का सिद्धांत का मतलब ये है कि जो फंड अलॉट किए जाते हैं उस एक फाइनेंशियल ईयर में उसी फाइनेंशियल में कंज्यूम करने हैं। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ अलॉट किया गया एक डिपार्टमेंट को या एक मिनिस्ट्री को, और उसमें से उसने केवल 70 लाख ही खर्च किया एक फाइनेंशियल ईयर में, तो बाकी जो 30 लाख हैं उसको मिनिस्ट्री को वापस करना पड़ेगा, ट्रेजरी में डालना पड़ेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बजट, वन बजट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन होंगी वो एक ही बजट में, एक सिंगल बजट होगा, अलग अलग बजट नहीं बनेंगे। सारे डिपार्टमेंट का एक ही बजट बनेगा। हमारे देश में सिंगल बजट है। ठीक है, फिर बजट शुड बी ग्रॉस नॉट नेट, ग्रॉस में होना चाहिए। ग्रॉस का मतलब टोटल दिखना चाहिए, टोटल बजट आना चाहिए। टोटल बजट से मतलब है कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ है वो पूरा, जितना भी टोटल इनकम हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर हो, वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि घटाकर या उसमें से कम कर कर दिखा दिया जाए कि भाई इतना इनकम हुई है और उसमें से एक्सपेंडिचर दिखाएं कि इतना भी कटने के बाद इतनी इनकम हुई है। ऐसे नहीं, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर दिखाना है, ग्रॉस दिखाना है, नेट नहीं दिखाना है। ग्रॉस का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर, पूरे फाइनेंशियल में टोटल कितना इनकम हुई है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसका एस्टिमेट हमें दिखाना है बजट में, हो सकता है। ठीक है, एस्टिमेटिंग शुड बी क्लोज। एस्टिमेट जो अनुमान, बजट हमेशा अनुमान ही होता है। हम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले फाइनेंशियल में इतनी इनकम होगी और इतना एक्सपेंडिचर हो सकता है। अब वो जो अनुमान लग रहा है वो ऐसा अनुमान होना चाहिए कि जो वास्तविकता में हो। ऐसा नहीं है कि इनकम हमने बढ़ाकर दिखा दी और एक्चुअल में इनकम जो है वो कम हुई, या एक्सपेंडिचर हमने घटा कर दिखा दिया और वास्तविकता में एक्सपेंडिचर जो है जो व्यय है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, एस्टिमेट शुड बी कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब ये है कि जो बजट है उसकी जो ट्रांजेक्शंस हैं वो हमें पूरी दिखानी है। जितने भी रेवेन्यूज़ हैं वो, उसकी सारी रिसिप्ट्स होनी, जो एस्टिमेट्स हैं उसके सारी हमें दिखाना है कि इतना 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 इसमें इतना खर्च होगा, इतना 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 इसमें इनकम आएगी, वो पूरा हमें दिखाना है पूरे डिपार्टमेंटल वाइज। एक बजट में बनेगा सिंगल बजट, बट डिपार्टमेंट वाइज उसमें सब कुछ ट्रांजेक्शन्स आनी चाहिए। फिर बजटिंग के प्रकार, या इसको तकनीक या टेक्निक भी कह सकते हैं। ये लाइन आइटम, परफॉर्मेंस बजट, प्रोग्राम बजट, जीरो बजट, आउटकम बजट, इसके बारे में मैंने सब लिखा है। मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, आप पढ़ लेना, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लाइन आइटम जो होता है वो कंपैरिजन होता है पास्ट का और करंट फ्यूचर पीरियड्स का। जो भी प्रोजेक्ट्स या जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसका कंपैरिजन किया जाता है पहले से और अब के, और उसके हिसाब से ही फंड्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, और परफॉर्मेंस बजट का मतलब है, ये बीबीएस यहाँ गलत लिखा है, इसको हम फंक्शनल एक्टिविटी बजटिंग भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि किसको फंक्शनल एक्टिविटी बजट कहते हैं। तो परफॉर्मेंस बजट या कार्य निष्पादन बजट को कार्यात्मक गतिविधि बजट कहते हैं। ये कब से शुरू हुआ? होवर्ड कमीशन 1949 में इसको सजेस्ट किया था और प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इसको अडॉप्ट किया 1950 में। अब ये बजट है क्या? इस बजट टेक्निक में क्या होता है, ये जो प्रोग्राम्स या कोई प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं वो कितने प्रभावशाली हैं, वो उसके बारे में ये इंक्वायरी करता है। ठीक है, अब जब पता चलेगा कि कैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से ही बजट एस्टिमेट निकाला जाएगा कि भाई एक प्रोजेक्ट है उसमें अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उसको बंद कर दिया जाएगा, अगले प्रोजेक्ट्स में उसको डाला ही नहीं जाएगा। ठीक है, फिर ये आप पढ़ लेना, बाकी वही सभी मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा ये मैंने उसको
वाइडर वे में, थोड़ा ब्रॉड वे में इसमें लिखा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बजट है वो है प्रोग्राम बजट। इसी बजट को जो बोलते हैं PPBS कहते हैं, ठीक है। इस बजट में क्या होता है, एक सिंगल प्रोजेक्ट, एक सिंगल प्रोग्राम के बारे में होता है ये बजट। ये बहुत सारे बजट के बारे में नहीं बात करता, ये केवल एक प्रोग्राम और एक बजट के बारे में बात करता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक प्रोग्राम के बारे में प्लान करेगा और उसी के बारे में बताएगा, ठीक है। इसमें कोई और दूसरे इनकम या दूसरे रेवेन्यूज़ या दूसरे एक्सपेंसेस दूसरे बजट्स प्रोजेक्ट्स के मिक्स नहीं होंगे। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में ही वो इनकम और एक्सपेंसेस का एस्टिमेट बताएगा। फिर आता है शून्य आधारित। शून्य आधारित का मतलब है कि जैसे लाइन आइटम क्या होता है, वो पास्ट करंट फ्यूचर में कंपैरिजन करता है। ये कोई कंपैरिजन नहीं करता, ये बेस से शुरू होता है और ज़ीरो से शुरू होता है। ज़ीरो से मतलब है ये पिछले की बात नहीं करेगा, आज में जो सिनेरियो है उसके हिसाब से वो शुरू करेगा। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये जो करंट पीरियड जो चल रहा है उसमें देखेगा कि क्या प्रोजेक्ट की स्थिति हो सकती है, उसके हिसाब से एस्टिमेट्स बनाए जाएंगे। बेस से शुरू होगा, ये ज़ीरो से शुरू होगा। पिछले साल चाहे 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ हो, पर इस समय ये ज़ीरो से शुरुआत करेगा, या नुकसान हुआ हो तब भी ये ज़ीरो से ही शुरू होगा, ठीक है। इसे पीटर पायनर ने, इसके फादर ने कहा जाता है, ठीक है, 1969 में। उसके कार्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, प्रेसिडेंट थे USA के 1978 में। हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने इसे अडॉप्ट किया था 1983 में, और 1986 और 87 में इसको दूसरी मिनिस्ट्रीज ने अपनाया। इसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने बोला ही आपको बताया। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है, पिछला नहीं देखा जाता है। इस अगले में देखा जाएगा कि अगले क्या बनाया जाएगा, ये पिछले के बाद नहीं, आंकड़ों को नहीं देखा जाएगा, महत्व नहीं दिया जाएगा। जो आगे है उसको शून्य के हिसाब से दिया जाएगा, नया, बिल्कुल नया समझा जाएगा। आउटकम से पता ही चल रहा है, आउटकम का मतलब ही है रिजल्ट। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाएगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, एक स्कूल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। स्कूल के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो इन्वेस्टमेंट में रिजल्ट ये होगा कि वहाँ कितने बच्चे आते हैं। अगर 100 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुए और बच्चे केवल 5000 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ख़राब हो गया हमारा प्रोजेक्ट। मगर अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है और मुनाफा जो है वो 200 करोड़ का हुआ है, और इतने सारे बच्चे आ गए, इतना सारा एनरोलमेंट हो गया, तो या फिर कोई और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, उसके हिसाब से मुनाफा जिस तरह से हुआ है वो इसका मतलब है कि जो बजट टेक्निक है वो बहुत अच्छी है और उसका आउटकम जो है वो बहुत अच्छा आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, बजट का निर्माण। बजट का निर्माण का मतलब ये है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार के व्यय और प्राप्तियों के अनुमान का विवरण तैयार करना। मैंने बोला आय और एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का एक डिटेल्ड विवरण तैयार करना, एक डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार करना, अनुमान लगाना ही बजट फॉर्मुलेशन है फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल जो ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, सभी को पता है। बजट इंक्लूड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एस्टिमेट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, एस्टिमेट्स होते हैं, अनुमान होते हैं, रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस। रिसिप्ट्स माने जो आय हुई है और जो खर्चा हुआ है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कब शुरू होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बजट बनाएगी, वो जुलाई या अगस्त से इसकी प्रिपरेशन को शुरू कर देती है। एस्टिमेट्स कौन कौन सा आएंगे, इनकम एस्टिमेट्स और एक्सपेंडिचर एस्टिमेट। इनमें क्या क्या आएंगे, इनकम एस्टिमेट रेवेन्यू इनकम आएगी और कैपिटल। रेवेन्यू इनकम मतलब जो टैक्सेस से मिलता है, हमें आय होती है सरकार को, और कैपिटल इनकम में जो बोरो करती है वो जनता से या फिर वो उधार लेती है और दूसरी अब्रॉड से। जैसे कि हमें बहुत सारी अब्रॉड की NGOs हैं, उनसे लेना पड़ता है। जैसे WHO हमें उधार देती है, एशियन बैंक हमें उधार देता है, वर्ल्ड एशियन बैंक हमें उधार देता है, तो वो हमारी कैपिटल इनकम में आती है। एक्सपेंडिचर में भी जो खर्चा होता है तभी तो आय आती है, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। फिर ये 3 बातें जो हैं वो बजट में इंक्लूड होनी चाहिए। पहली बात, जो एक्चुअल फिगर्स हैं
जो एक्चुअल आय है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है पिछले ईयर का, वो शामिल होना चाहिए, वो डाटा शामिल होना चाहिए। दूसरा, वो डाटा शामिल होना चाहिए जो उसमें संशोधन किया गया है, उन जो करंट ईयर में बजट में जो संशोधन किए गए हैं वो डाटा होना चाहिए। तीसरा, जो कमिंग ईयर जिसके लिए हम बजट बना रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, उसके अनुमान होने चाहिए। तीनों चीज़ें जो है वो बजट में होनी चाहिए। एजेंसियां जो शामिल होती हैं बजट को बनाने में, वो सबसे पहले तो बजट बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। दूसरा है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या करती है? मिनिस्ट्री को हेल्प करती है ये बताने के लिए कि किन प्लान्स को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए बजट में, कौन से प्रोग्राम्स को, कौन सी परियोजनाओं को, कौन सी परियोजना प्रायोरिटी में है, कौन से प्रोग्राम प्रायोरिटी में है, कौन से प्रोजेक्ट प्रायोरिटी में है, वो प्लानिंग कमीशन बताती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनसे पूछती है क्या प्रायोरिटीज़, किन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरी होती है कैग। ये क्या करती है? ये अकाउंटिंग मेथड्स के स्किल्स प्रोवाइड कराती है मिनिस्ट्री को, जिससे कि वो एस्टिमेट्स जो है वो सही से निकाल पाएँ, सही से अनुमान लग पाए, सही से अनुमान बने बजट का। उसके लिए ये आवश्यक लेखा विधि कौशल उपलब्ध कराती है। फिर जो इसमें स्टेजेस और प्रोसेसेस आते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप पढ़ लेना। मैं उनका इसका विवरण बता रही हूँ आपको कि ड्राइंग और डिसअपिंग का मतलब ये है कि जो एक वित्त वर्ष का जब बनता है बजट, तो 5-6 महीने पहले से ही, मतलब मान लीजिए सितंबर अक्टूबर से में ही वित्त मंत्रालय क्या करता है, दूसरे जो प्रशासनिक मंत्रालय हैं उनको बोलता है कि आप अपने खर्चों का अनुमान बताओ, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो दूसरे डिपार्टमेंट से या लोकल या रीजनल अथॉरिटी से कहती है कि तुम अपने अनुमान मुझे भेजो। जब वो उनको अनुमान भेज देंगे तो उसके बाद जो मिनिस्ट्री है उसकी जांच, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री उसकी जांच वाच करके फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे देता है। स्क्रूटनी कंसल्टेशन ऑफ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज का मतलब ये कि जांच वाच करके वो मिनिस्ट्रीज को भेज देता है। उसके बाद वित्त मंत्रालय जांच करेगा, प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त अनुमानों की समीक्षा व्यय की मित्रता और आय की उपलब्धता के दृष्टिकोण से वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। मतलब जो वहाँ से आया है उसकी जांच कौन करेगा? वित्त मंत्रालय करेगा, तभी वो बजट में डालेगा। फिर अगर इसमें कुछ विवाद होता है, मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज और जो रीजनल मिनिस्ट्री है उनमें सही से नहीं आया, सही अनुमान नहीं दिया गया, अगर उसमें कोई विवाद होता है तो बजट के अनुमानों में किसी योजना को शामिल करने के प्रश्न पर यदि प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच मतभेद हो जाता है, सही नहीं मिला उसको डाटा, तो प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी योजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रख सकता है जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होता है। वो क्या कर सकता है? वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तक जाएगा, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल डिसाइड करेगी कि कौन सा डाटा डालना है, मतलब डिस्प्यूट का सेटलमेंट करेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, यूनियन कैबिनेट करती है। फिर वित्त मंत्रालय का समीकरण, मतलब कंसिडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब क्या करना है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री देन कंसिडर द बजट एस्टिमेट्स ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, देन प्रिपेयर्स द रेवेन्यू एस्टिमेट्स इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें दो आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी वो इन्वॉल्व करता है प्रिपरेशन में, जैसे कि वो ये क्या करते हैं, ये एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं उनका अनुमान लगाने में फाइनेंस मिनिस्ट्री का मदद करते हैं। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट आर असिस्टेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन दिस रिगार्ड। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की सहायता आयकर विभाग और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग भी करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन इसका फाइनेंस मिनिस्ट्री को इनमें हेल्प करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अनुमानित व्यय के आधार पर जो हमें खर्चों के बारे में अनुमान लगाना है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उसमें मदद करेगा प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, उसे परामर्श देते हैं, ठीक है, उनको। और इसके संबंध में असिस्ट कौन करता है, सहायता कौन करता है? वो करता है केंद्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग और सहायता आयकर विभाग, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। फिर क्या होता है? फिर कैबिनेट के अप्रूवल होता है। वित्त मंत्रालय समेकित बजट को मंत्रिमंडल के सामने रखता है। अब जो उसने जांच वांच की थी, जो उसको अनुमान मिल गए, सब विवाद भी निपट गया, जांच वांच कर ली, उसके बाद वो जो मंत्रिमंडल है उसके सामने रखता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद ऐसे बजट को संसद में रखा जाता है। जब मंत्रिमंडल उसमें अप्रूवल दे देता है तो फिर संसद में पेश किया जाता है।
यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि बजट गोपनीय है। देखिए, बजट जो है वो गोपनीय दस्तावेज है, उसे बाहर नहीं बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको बताया जा रहा है, केवल वो अनुमान ले रहा है वित्त मंत्रालय, फिर मंत्रिमंडल के सामने रखता है कि भाई ये बना है। अब उनके अप्रूवल के बाद वो बजट को संसद में पेश करते हैं, पर अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि बजट क्या है, जब तक कि वो संसद में पेश नहीं हुआ। अब एक बात और इसमें बता देनी ज़रूरी है कि वित्त मंत्रालय जिन बजट अनुमानों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप देता है, उसमें दो प्रकार के व्यय आते हैं। जो एस्टिमेट्स उसे निकालने हैं एक्सपेंसेस के, उसमें दो प्रकार के एस्टिमेट्स आते हैं। एक आता है प्रभावित व्यय और एक आता है संचित वित्त से किया हुआ व्यय। ठीक है, संसद प्रभावित व्यय पर मतदान नहीं कर सकता, उसमें कोई वोटिंग नहीं होगी। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होगा उस पर कोई वोटिंग होगी। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब ये है जो कंसोलिडेशन फंड से, मतलब जो संचित जो बाद में बताऊंगी कंसोलिडेशन फंड क्या है, पहले ये जान लेते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर क्या है। चार्ज एक्सपेंडिचर वो है जो कंसोलिडेशन फंड से जो एक्सपेंडिचर्स निकाले जाते हैं, जो उसमें से निकाला जाता है धन, उसे बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, पर उस पर कोई वोटिंग नहीं आती। मान लीजिए कि कोई सैलरी देनी है राष्ट्रपति को या हाई कोर्ट के जज को सैलरी देनी है, तो कंसोलिडेशन फंड से वो निकाल लिया जाएगा खर्चा। ठीक है, तो उस खर्चे पर कोई भी वोटिंग नहीं होगी संसद में कि भाई दिया जाए या ना दिया जाए या कितना दिया जाए, ऐसी कोई वोटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई या संसद के इस पर केवल चर्चा कर सकते हैं पर वोटिंग नहीं की जाएगी। जबकि दूसरे प्रकार के व्यय पर संसद मतदान हो सकता है। अगर कोई बड़ा खर्चा है, कोई इसके अलावा कोई खर्चा है, तो उस पर वोटिंग उस पर मतदान किया जा सकता है, बट चार्ज एक्सपेंडिचर पे कोई भी मतदान नहीं किया जाएगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको बता रही हूँ। चार्ज एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया उसमें क्या क्या शामिल होता है। उसमें प्रेजेंट एंड मोडल अलाउंसेज एंड अदर एक्सपेंसेस मैंने बताया अभी। राष्ट्रपति के जो भत्ते हैं, जो अलाउंसेज हैं, वो आते हैं। और आप देख लीजिए सैलरीज आती हैं, फिर पेंशन आती है, सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरीज आती हैं, फिर जो ऑडिटर जनरल है उनकी सैलरी अलाउंसेज और पेंशन आते हैं। जो यूपीएससी चेयरमैन है उनकी सैलरी अलाउंसेज आते हैं। ठीक है, कैग के ऑफिस की और यूनियन पब्लिक उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, फिर डेप्ट चार्ज पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इंक्लूड डिपॉजिट मनी चार्जेज, रिमिटेशन चार्जेस, सच एक्सपेंसेस। मतलब वे ऋण भार जिनकी देय प्रकार भारत सरकार पर है, इसमें ब्याज और कर उठाने संबंधी जो उन्होंने जो ऋण लिए हैं वो सब भी इसमें आते हैं। उनको चुकाना है तो वो भी इससे ही लिया जाएगा। ठीक है, किसी न्यायालय तथा मध्यस्थ ट्रिब्यूनल के किसी निर्णय, आदेश अथवा अगर गवर्नमेंट पे कोई मान लीजिए केस किया गया है, ठीक है, तो उस पे जो खर्चा आता है वो भी वहीं से लिया जाएगा, तो उसका जो भुगतान होगा वो वहीं से किया जाएगा। संसद द्वारा घोषित इस प्रकार से कोई अन्य व्यय या फिर कोई और संसद ने कोई व्यय कहा है तो वो भी उससे लिया जाएगा। इसे लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। बजट अधिनियम और निष्पादन। अब नेक्स्ट आता है इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन। अब इसमें सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जान लेते हैं। धारा 112 या आर्टिकल 112 में क्या है। आर्टिकल 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमति, प्राप्तियों और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएंगे। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण का, मैंने बोला ना बजट हमारे उसमें नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आर्टिकल 112 में, ये प्रेसिडेंट की अनुमति से ही जो है ये एस्टिमेट्स पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए। फिर सेक्शन 13 में ये जो सेक्शन है 112 से 117 तक है। ठीक है, ये जो जितने भी धाराएं बताई जा रही हैं। नो डिमांड्स बजट के संबंध में, नो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स विल बी पेड विदाउट द रिकमेंडेशन। बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के कोई भी डिमांड जो अनुदान है वो नहीं दिया जाएगा। उसे कोई भी सिफारिश जो भी सिफारिशें हैं वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान नहीं के लिए कोई भी मांग नहीं की जाएगी। अगर कोई ग्रांट्स मांगता है, कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री कुछ फंड्स मांगती है अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, तो बिना राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के लिए नहीं दिया जाएगा।
फिर सेक्शन 114 कहता है कि एनी मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फंड्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दैट विच कम्स अंडर द लॉ मेड बाय। भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला जा सकेगा सिवाय उसके जो विधि द्वारा निर्मित युक्ति संगत के अंतर्गत है। संचित विधि से कोई भी धन निकाला जा सकता है, पर अगर कोई पार्लियामेंट में उस किसी की वोटिंग होनी है वो नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि बोला चार्ट एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, धारा 114 कहती है। सेक्शन 117 कहता है कि कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा। ऐसे विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। कोई भी मनी बिल है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा, पर इसको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता। अधिनियम के चरण अब एनैक्टमेंट के देख लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे एनैक्टमेंट होता है। पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर आम बहस होती है, फिर विभागीय समितियों द्वारा समीक्षा होती है, मतलब जांच होती है, फिर अनुदान मांगों पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक को पारित कर दिया जाता है, फिर वित्त विधेयक पारित किया जाता है। इंग्लिश में आप देख लीजिए, पहले बजट प्रेजेंटेशन, फिर जनरल डिबेट, फिर स्क्रूटनी ऑफ डिपार्टमेंटल कमिटीज, वोटिंग ऑन ग्रांट डिमांड्स, पासिंग द एप्रोप्रिएशन बिल और पासिंग फाइनेंस बिल। अब देख लेते हैं ये सब क्या है। देखिए, जैसे कहा कि धारा 112 में अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑन अ डे विच इज डिसाइड, प्रेसिडेंट एक दिन निश्चित करते हैं, उसके हिसाब से बजट पेश किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, वित्त मंत्रालय भाषण के साथ प्रस्तुत करते हैं, एक भाषण देते हैं, वो उसके साथ वो बजट पेश किया जाता है। बजट इज कैप्ट इन द राज्यसभा विच कैन ओनली डिस्कस बट डजंट हैव द राइट टू वोट ऑन द डिमांड। डिमांड ऑफ ग्रांट्स या अनुदान के लिए मांगों पे राज्यसभा में डिस्कशन हो सकता है, पर उसको वोट करने का अधिकार नहीं है। फिर आम बहस होती है। ये बहस जो होती है वो 4 दिन के तक चलती है। इस सामान्य चर्चा होती है, इसमें कोई भी ऐसा सीरियस डिस्कशन नहीं होता। फिर वोटिंग ऑन ग्रांट, जो भी अनुदान मांगा जा रहा है, कोई मिनिस्ट्री, मैंने बोला कि कोई ग्रांट मांगती है तो उस पर बहस होती है, उस पर चर्चा होती है। ठीक है, तो ये जो चर्चा चलती है 25 से 26 दिन तक चलती है। ठीक है, और जो लोकसभा ही इसमें वोट कर सकता है, राज्यसभा नहीं कर सकती, मैंने पहले ही बताया। फिर मान लीजिए कि अनुदान दिया जा रहा है, पर अपोजिशन को उसमें वो है, उसको प्रॉब्लम है कि भाई क्यों इस प्रोजेक्ट में क्यों दिया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट में पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, वेस्ट है, तो फिर वो उसके लिए कटौती प्रस्ताव ला सकती है। इसे कट मोशंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये 4 तरह के होते हैं। पहला होता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन, नीति में कटौती की अस्वीकृति। मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दे। मान लीजिए वो चाहते हैं कि इस पॉलिसी को हटा दो, इसकी ये जो परियोजना है या प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है या पॉलिसी है, हम चाहते ही नहीं उसको कर दो, तो फिर क्या किया जाता है, उसमें से 1 रुपये डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, मांग की राशि घटाकर जो पूरी जो राशि है उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, मतलब वो कट कर दो कि वो पॉलिसी ख़त्म कर दो, तो वो आप उसमें ग्रांट दो ही नहीं, उनका कहने का मतलब है। फिर क्या होता है, दूसरी कटौती क्या होती है, मितव्ययता की कटौती, में इकोनॉमी कट मोशन। डिमांड अमाउंट शुड बी रिड्यूस टू अ लिमिट फ्रॉम द, मान लो वो चाहते हैं कि इसमें से कुछ कम कर दो, अगर ये पॉलिसी नहीं हटानी है तो थोड़ा कम कर दो, जितना देना है उससे कम कर दो, आधा कर दो या तो। फिर टोकन कट मोशन का मतलब यह है कि मांग की उस राशि में से 100 रुपये की कमी कर दे। अगर ठीक है वो भेजनी है आपको तो ठीक है, सांकेतिक रूप में उसमें से 100 रुपये कमी। ये ब्रिटिश शासन से चला आ रहा है, तो उस समय 100 रुपये बहुत ज़्यादा बात होती रही होगी, पर ये कोई संशोधन नहीं हुआ इसमें, तो अभी भी ऐसा मानते हैं कि चलो 100 रुपये कम कर दो। ठीक है, पर ये जितने भी प्रस्ताव पास किए जाते हैं वो ये कट मोशन के प्रस्ताव कोई भी पारित नहीं होते, इसमें कोई भी जीतता नहीं है विपक्ष, कि अगर वो विपक्ष जीत जाएगा तो फिर निंदा की बात हो जाएगी, गवर्नमेंट के लिए बहुत ख़राब बात हो जाएगी। उसको प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, वो लोग मान ही नहीं है, तो ये सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पर मतदान के समान हो जाता है कि वो डिसअप्रूवल हो जाएगा। तो इसीलिए ये मांगे क्योंकि जो लोकसभा में होती है, क्योंकि ये लोकसभा में वोटिंग होती है, और लोकसभा में जो होता है जो सरकार की ज़्यादा वोट होते हैं, वहाँ ज़्यादा उनका बहुमत होता है, इसलिए ये सारे जितने भी कट मोशन लाए जाते हैं वो कभी पास नहीं होते। ठीक है, तो टोटल 26 डेज हैव सेट फॉर वोटिंग, 26 दिन दिए जाते हैं वोटिंग करने के लिए।
और लास्ट दिन स्पीकर प्रेजेंट ऑल द रिमेनिंग डिमांड्स फॉर वोटिंग एंड रिजॉल्व देम वेदर दे हैव बीन डिस्कस मेंबर्स और नॉट, चाहे वो डिस्कस हुए ना हुए हो। 26 दिन बाद, अगर 26 दिन दिए थे नहीं कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर स्पीकर जो है अपना निर्णय दे देते हैं। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम गैलो टाइम। अंतिम दिन अध्यक्ष सभी शेष मांगों को मतदान हेतु प्रस्तुत करता है और उनका निरसन करता है, चाहे उन पर सदस्यों द्वारा चर्चा की गई हो या ना की गई हो, उसे गोलेटिन कहते हैं। अब उनको मौका दिया गया, 26 दिन का मौका दिया गया। उन 26 दिनों में अगर उन्होंने कोई चर्चा की ही नहीं करी, पर स्पीकर को तो सब खत्म करनी है, जितने भी प्रस्ताव हैं उनको तो सब खत्म करने, तो वो खत्म कर देंगे और उसको बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को गिलोटिन। ठीक है, अब फिर आता है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कॉन्सुलेटिव फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बाय एप्रोप्रिएशन बाय लॉ। भारत के संचित विधि से कोई भी धन कानून द्वारा विनियोजन के सिवाय नहीं निकाला जा सकता। वो कह रहे हैं कि संचित विधि में से कोई भी धन जो है वो नहीं निकाला जा सकता, केवल तभी निकाला जा सकता है जब वो जिसमें वोटिंग नहीं होती है वो धन तो निकाल सकते हैं, बट जिनमें वोटिंग होनी है वो नहीं निकाल, वो बिना वोटिंग के नहीं निकाला जा सकता। एप्रोप्रिएशन बिल इज प्रेजेंटेड सो दैट ऑल द मनी डैट इज, ये जो है एप्रोप्रिएशन जो है इसको आप मनी बिल भी कह सकते हैं। सो दैट ऑल द टू बी रिप्लेनिश्ड फ्रॉम द इंडिया इज मेट। विनियोग विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है ताकि भारत में वो सभी धन निकाला जा सके जो निम्न की पूर्ति करे। मतलब ये इसीलिए ही किया जाता है जिससे कि वो सारा धन निकाला जा सके जिसकी ज़रूरत है। जैसे कि ग्रांट अप्रूव्ड बाय लोकसभा, जो लोकसभा ने ग्रांट जो अप्रूव किए हैं, जो मिनिस्ट्रीज ने मांगे हैं, वो भी हम कंसोलिडेटेड फंड या संचित फंड से ही लेंगे। वेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित विधि पर भारतीय व्यय, जो भी गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो भी वहीं से निकाला। जैसे मैंने बोला ऋण लिया है गवर्नमेंट ने तो वो उसको वहाँ से पे करना है, या फिर कोई केस चल रहा है गवर्नमेंट का, उसमें अगर वो हार गई है तो उसको भी पे करना गवर्नमेंट का, तो वो संचित विधि से निधि से निकाल सकता है, कंसोलिडेटेड फंड से निकाल सकता है। फिर से आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति सहमति मिल जाने के बाद विनियोग अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति अगर आपको सहमति देता है कि आप निकाल सकते हो तो फिर वो एक मनी बिल बन जाता है। द एक्ट मेक्स अ पेमेंट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एंड द इंडिया लीगल। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक जब तक अधिनियमित नहीं होता तब तक सरकार कोई भी धन, जब तक कि ये पास नहीं हो जाता, जब तक कि राष्ट्रपति की मोहर नहीं लग जाती, तब तक सरकार कोई भी धन नहीं निकाल सकती है। ग्रांट आई है, उस डिमांड आई है ग्रांट की, पर तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसको अप्रूवल दे, उनकी सहमति ना हो, तब तक वो नहीं निकाल सकता। विनियोग विधेयक जब तक ना बन जाए, मनी बिल ना जब तक बन जाए, तब तक वो नहीं निकाल सकते धन में। वहाँ से सरकार कोई भी धन भारत के समेकित कोष से नहीं निकाल सकती। इसमें एक बात और बहुत ज़रूरी टॉपिक है, वो है लेखा अनुदान, वोट ऑफ अकाउंट। इट टेक्स टाइम, और कई बार क्या है, अब जो बजट है वो तो बनने में टाइम लगेगा, ठीक है, पर तब तक तो बहुत सारे खर्चे हैं जो गवर्नमेंट को पूरे करने हैं, डिपार्टमेंट्स को पूरे करने हैं, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए लोकसभा हैज़ बीन एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव एन एडवांस ग्रांट। वो एडवांस ग्रांट दे सकती है। लोकसभा का यह अधिकार दिया गया है कि अनुदान की मांगों पर मतदान प्रक्रिया पूरे होने और विनियोग विधेयक के पारित होने तक वह वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमित खर्च के संदर्भ में कोई अग्रिम अनुदान दे सकती है। वो कुछ भाग के लिए, फॉर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द कंप्लीशन, जब तक कि पूरा नहीं होता तब तक कुछ डिमांड्स वो पूरी कर सकती है। लोकसभा को अधिकार है। इस सिस्टम को कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। इट इज़ पास आफ्टर द जनरल डिबेट ऑन द बजट। जब आम बहस होती है उसके कंप्लीशन के बाद ये पास कर दिया जाता है। ग्रांट इज यूज्ड फॉर 2 मंथ के लिए ग्रांट दी जाती है, और ये इज इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ द टोटल इनकम। जितना अनुमान लगाया गया है उसका 1/6 जो होता है वो ग्रांट में दे दिया जाता है। 2 महीने के लिए होता है, और यह अनुदान कुल अनुमान के 1/6 हिस्से के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको